नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण या SIR किया था। इसका विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया था। ADR एवं अनेक राजनीतिक दलों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी एवं न्यायालय से इसे रुकवाने का काफी प्रयास भी किया था, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ये जरूर है कि न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग को अनेक निर्देश दिए, जिसके कारण SIR की प्रक्रिया आम मतदाता के लिए सरल बन सकी एवं अधिक पारदर्शी भी बनी। इन निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश आधार को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को लेकर था। जब तक न्यायालय ने आयोग को आधार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया, तब तक आयोग आधार को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। न्यायालय के इस निर्देश का ही यह नतीजा था कि बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सके। वहीं दूसरी ओर न्यायालय ने आयोग का यह तर्क भी स्वीकार किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायालय ने मतदाताओं की सहायता के लिए लीगल वॉलंटियरों का उपयोग किए जाने के निर्देश भी दिए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनकी सूची भी सार्वजनिक की जाए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे निर्देश न्यायालय ने दिए थे। राजनीतिक स्तर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया, परंतु इस यात्रा का कोई बड़ा असर बिहार के चुनावों में देखने को नहीं मिला। यद्यपि SIR के दौरान 65 लाख वोट काटे गए, परंतु इनके संबंध में न तो राजनीतिक दलों और न ही आम लोगों की ओर से कोई अपील की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रश्न उठाए हैं। बिहार चुनावों में उपयोग की जाने वाली अंतिम मतदाता सूची में 7.4 करोड़ मतदाता हैं, जो SIR के पूर्व की मतदाता सूची से 6% कम हैं। परंतु इसको लेकर आम जनता में कोई आक्रोश नजर नहीं आया और मतदान के समय किसी मतदाता के मतदान से वंचित होने की कोई बड़ी शिकायत भी नहीं मिली। इससे लगता है कि योग्य मतदाताओं के मतदाता सूची से बाहर होने का डर शायद सही नहीं था। दूसरी ओर नागरिक न होने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के प्रकरण भी न के बराबर हैं, जिससे बड़ी संख्या में घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जुड़े होने की बात भी सही नहीं लगती। अब बिहार के बाद निर्वाचन आयोग ने द्वितीय चरण में 12 अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष सघन पुनरीक्षण प्रारंभ किया है। इसमें शामिल हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। 321 जिलों में 1843 विधानसभा क्षेत्रों में काम चल रहा है। आज के वीडियो में हम राजनीतिक हो हल्ले से दूर ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस विशेष सघन पुनरीक्षण से क्या मतदाता सूचियां वास्तव में शुद्ध हो सकेंगी। परंतु आगे बढ़ने के पहले आपसे अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आप जानते ही हैं कि लगभग सभी विपक्षी दल SIR का राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर SIR का विरोध किया है। केरल और तमिलनाडु में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लगभग सभी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में SIR का विरोध हो रहा है। हाल ही में DMK सहित कुछ राजनीतिक दलों ने SIR के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों की त्रुटियों के संबंध में अनेक प्रेस वार्ताएं की हैं। उन्होंने इस प्रेस वार्ताओं में सबूतों के साथ ये दिखाया है कि मतदाता सूचियों से बहुत सारे नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और गलत तरीके से जोड़े भी गए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अशुद्ध मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतदाता सूचियों की त्रुटियां दूर करने के लिए ही तो SIR किया जा रहा है।
आज हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या एसआईआर से मतदाता सूचियों को वास्तव में शुद्ध किया जा सकता है या फिर एसआईआर से मतदाता सूचियों में अशुद्धताएं बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि मतदाता सूचियों में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं और उनके संभावित कारण क्या हैं। अशुद्धियों का पहला प्रकार है एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अनेक स्थानों पर दर्ज होना। अपनी पहली पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने दिखाया था कि आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति का नाम लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु की मतदाता सूचियों में शामिल था। इस संबंध में जब इंडिया टीवी ने पड़ताल की तो यह पाया कि आदित्य श्रीवास्तव जी जब लखनऊ में रहते थे तब उन्होंने वहां की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया था। जब वे मुंबई गए तो वहां पर अपना नाम जुड़वा लिया और जब वे बेंगलुरु गए तब उन्होंने वहां पर अपना नाम जुड़वा लिया। लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी? तो अंदाजन 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 में। जी ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अपना आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। तो ये जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे, क्या पुराने रिकॉर्ड आमतौर पे कैसे आप अपना नाम हटा लेते हैं तो फिर रिकॉर्ड से भी हट जाता है, फिर भी आपका नाम 4 जगह दिखाई दे रहा है, यूपी में, बैंगलोर का? अब अभी मैंने इसीलिए देखिए मैंने तो इनकी वेबसाइट पे फॉर्मेट होता है शायद मैं आज मैं जब ये आई ना वेबसाइट लॉग जी तो फॉर्मेट होता है जिसमें डिटेल्स होता है कि अगर आपने अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ तो आप फॉर्मेट चेंज करवा सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में अपडेट करने के लिए। तो मैंने फॉर्मेट भर दिया, मेरे पास में नया वोटर आई कार्ड आ गया। क्योंकि मेरा तो यही असम्पशन है कि अगर मैं अपना वोटर आई कार्ड में ट्रांसफर करा रहा हूँ तो जब मेरे पास में नई जगह का वोटर आई कार्ड आएगा तो पुराने जगह से हट जाएगा, मैं कोई नया वोटर आई कार्ड तो मैं ले नहीं रहा हूँ। जब उन्होंने अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तब उन्होंने ये मान लिया था कि उनका नाम पहले स्थान से मतदाता सूची से कट ही गया होगा। राहुल गांधी ने इसी प्रेस वार्ता में गुरकीरत सिंह और विशाल सिंह का नाम भी एक से अधिक जगह पर होने के सबूत भी दिए थे। इनके बारे में भी अनेक लोगों को फैक्ट चेक करने पर यही बात सही मिली। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण इन्होंने अपना नाम नए स्थान की मतदाता सूची में जुड़वा तो लिया था लेकिन पुराने स्थान की मतदाता सूची से कटवाया नहीं था। एसआईआर में क्योंकि वर्तमान की सभी मतदाता सूचियां रद्द मानी जाएंगी और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की अनिवार्यता होगी, इसलिए इस प्रकार के डुप्लीकेट हटाने में एसआईआर शायद प्रभावी हो सकेगा। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर जानबूझकर एन्यूमरेशन फॉर्म भर देता है तो भी उसका नाम एक से अधिक स्थान पर न जुड़ सके, ऐसी कोई व्यवस्था निर्वाचन आयोग के एसआईआर के संबंध में जारी वर्तमान निर्देशों में दिखाई नहीं पड़ती। सच तो यह है कि एसआईआर के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने यह स्वीकार किया है कि किसी व्यक्ति का नाम यदि एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में है तो उसे एक से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म मिल सकते हैं और उन्होंने अपील भी की है कि लोग एक से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरें क्योंकि यह कानूनी अपराध है। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि यदि कोई व्यक्ति उनकी इस अपील को दरकिनार करके जानबूझकर 2 स्थानों पर एन्यूमरेशन फॉर्म भर देता है तो वे कैसे उसे पकड़ सकेंगे। जहां तक डीडुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार एन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार एन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो एन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन
आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। उन्होंने तो लोगों की सद्भावना को मानकर डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में जानबूझकर एक से अधिक स्थान पर नाम जुड़वाने वालों को रोकना एसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया से संभव नहीं दिखता। दरअसल मतदाता सूची में डुप्लीकेट खोजना बड़ा ही आसान है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनसे डुप्लीकेट आसानी से खोजे जा सकते हैं। खासतौर पर मतदाताओं की डुप्लीकेट फोटो तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से आसानी से खोजी जा सकती है। आपने देखा ही होगा कि हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सॉफ्टवेयर में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है। इसके अलावा यदि मतदाता सूचियों में आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया जाए तो डुप्लीकेट की समस्या से अपने आप ही निजात मिल जाएगी। पता नहीं क्यों निर्वाचन आयोग ना तो आधार का उपयोग करना चाहता है और ना ही डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। राहुल गांधी ने इससे भी आगे बढ़कर हरियाणा के संबंध में की गई प्रेस वार्ता में सबूतों के साथ कहा है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बिल्कुल ही फर्जी नाम निर्वाचन मशीनरी की मिली भगत से जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अलग अलग नामों से एक ही फोटो 2 पोलिंग बूथों की मतदाता सूची में 223 बार आई है। उनका कहना है कि बिना निर्वाचन मशीनरी की मिली भगत के ऐसा करना संभव ही नहीं है। इस वीडियो को बनाए जाने तक निर्वाचन आयोग की ओर से इस बारे में कोई सफाई भी नहीं आई है। ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी। She appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Thanks. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हरियाणा तक न्यूज चैनल का यह वीडियो देखिए, जिसमें एक व्यक्ति यह बता रहा है कि जिन नामों के साथ एक ही फोटो बार बार मतदाता सूची में छपी है उन नामों के व्यक्ति गांव में रहते ही नहीं है। इससे लगता है कि ये पूरी तरह से फर्जी नामी है। तो इसको लेकर आप क्या वो सच्चाई में जो नाम दिए गए वो गांव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं या फर्जी है, क्या है मामला? एक्चुअल में क्या है, जब राहुल गांधी जी ये खुलासा कर रहे थे तो हमने भी अपने गांव में कुछ वोटों की खंगाला भाई वेरीफाई किया कि गलत है या नहीं है। तो जैसे बूथ नंबर 138 में मेरी वोट है, मैं जितेंद्र सन ऑफ सुल्तान सिंह, गाँव अकबरपुर बारोटा का रहने वाला हूँ। हमने भी वोट करी है सरकार को, तो उसमें जब हमने इसको चेक किया तो 5 वोट ऐसी हमारी निकली जो बूथ नंबर 138 में है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे गांव के नहीं है। और उसी पे जो नाम ही फोटो लगा रखा है, नाम अलग अलग है, उसका फोटो एक ही लगा हुआ, लेकिन वो जो नाम है मकान नंबर भी अलग है, कुछों में एक ही मकान नंबर है, लेकिन वो जो नाम है, बाप का नाम है, लेडीज का नाम है, वो हमारे गांव के रहने वाले ही नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि इस प्रकार के फर्जी नाम मतदाता सूची में इसलिए जोड़े जाते हैं जिससे मतदान के दिन उन नामों पर किसी से भी वोट डलवाया जा सके और पूरी तरह से फर्जी मतदान कराया जा सके। अब यदि राहुल गांधी के कहने के अनुसार सचमुच में निर्वाचन मशीनरी की मिली भगत से ये फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, तब तो एसआईआर से कोई लाभ होने वाला ही नहीं है। मतदाता सूचियों में दूसरी प्रकार की त्रुटि है योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न किया जाना या फिर योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिया जाना। इसके संबंध में भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनकी प्रेस वार्ता का ये अंश देखिए जिसमें वे बता रहे हैं कि एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कर्नाटका के आलंद निर्वाचन क्षेत्र के योग्य मतदाताओं के नाम काटने के लिए फर्जी ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. Here is example number one, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? Election time na arji hakila nanaga adaka samand illa adu yaru hatti kichi yaru yana hakara nanu gotta illa. So she has no idea. These were the cell phone numbers that were used to delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. अपनी हाल की प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने हरियाणा के ऐसे कई मतदाताओं के साक्षात्कार दिखाए हैं जिनके नाम लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूची में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले उनके नाम काट दिए गए थे। We don't have access to the forms, as I said in the beginning, but we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are, and guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। इसी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने बिहार के ऐसे लोगों को भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जिनके नाम बिहार एसआईआर के समय मतदाता सूची से काट दिए गए। जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से
फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धरमपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। आप समझ ही सकते हैं कि यदि इस प्रकार के योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं तो एसआईआर से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। योगेंद्र यादव ने बिहार एसआईआर के बाद कहा है कि बिहार का इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो पहले ही कम था, एसआईआर के बाद और कम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के नाम बड़े पैमाने पर काटे जाने के कारण मतदाता सूची में जेंडर रेशियो बहुत ही कम हो गया है। मतदाता सूची में तीसरे प्रकार की त्रुटि है मतदाता का पता गलत होने की। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर मकान नंबर 0 लिखा होने के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। इसी प्रकार एक ही मकान नंबर पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम का पंजीकरण होने के बारे में भी काफी बातें हुई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने मकान नंबर 0 होने का कारण यह बताया था कि जिन मतदाताओं के पास मकान नहीं है, जो सड़क पर जीवन व्यतीत करते हैं, उनका मकान नंबर 0 लिखा गया है। परंतु राहुल गांधी अपनी प्रेस वार्ता में दिखा चुके हैं कि ऐसे अनेक मतदाता हैं जिनके पास मकान हैं, फिर भी उनका मकान नंबर 0 लिखा गया है। दरअसल पता गलत लिखा होने का नुकसान यह है कि राजनीतिक दल और स्वैच्छिक संगठन इन मतदाताओं के असली या फर्जी होने का पता नहीं लगा सकते। यह भी कहा गया है कि अनेक गांवों और नगरों में मकानों को नंबर ही नहीं दिए जाते हैं, इसलिए मकान नंबर 0 भर दिया गया है। इन समस्याओं का बड़ा आसान उपाय यह है कि केवल मकान नंबर न लिखकर मतदाता का पूरा पता मतदाता सूची में लिख दिया जाए, जिससे मतदाता को खोजने में आसानी हो। परंतु निर्वाचन आयोग ये साधारण सा परिवर्तन भी न जाने किस कारण नहीं कर पा रहा है। मुझे आशा है कि आज की चर्चा से बात तो साफ हो गई होगी कि जब तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सुधार करके उसे अधिक पारदर्शी और सहभागी नहीं बनाया जाएगा, तब तक केवल एसआईआर मात्र से मतदाता सूची की त्रुटियां दूर नहीं होंगी, बल्कि इस बात की संभावना भी है कि कम समय में पूरी मतदाता सूची नई बनाने के कारण त्रुटियों की संख्या बढ़ जाए। दूसरी ओर विपक्षी दलों में निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास में कमी आ रही है। अच्छा होता कि आयोग विपक्षी दलों के साथ चर्चा करके विश्वास की इस कमी को दूर करने का प्रयास करता। हमें याद रखना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी प्रजातंत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। उनका विश्वास निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष छवि के लिए आवश्यक है। आज लगभग सभी राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं। विपक्षी दलों के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब आयोग नहीं दे रहा है। आयोग उल्टा विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहा है। इससे आयोग और विपक्षी दल एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हैं, जबकि आयोग को एक निष्पक्ष रेफरी के रूप में होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में देश के समक्ष क्या विकल्प हैं, इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। मेरे इस बारे में कुछ सुझाव हैं जिन पर आयोग को और सभी राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। सबसे पहला सुझाव तो यह है कि आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और रखरखाव की प्रक्रिया के बारे में एक उच्च शक्ति संपन्न समिति गठित करे, जो मतदाता सूचियों की शुद्धता और पारदर्शिता के संबंध में नियम तथा प्रक्रिया बनाने पर आयोग को सलाह दे सके। इस समिति में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एडीआर जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि, न्यायविद और जाने माने संविधान विशेषज्ञ रखे जाएं। साथ ही इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ भी रखे जाएं। इस समिति को सभी बातों पर विचार करके एक रिपोर्ट समय सीमा में तैयार करना चाहिए।
इसके बाद इस रिपोर्ट पर आम लोगों के सुझाव भी मांगे जा सकते हैं तथा संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में भी चर्चा कराई जा सकती है। इस प्रकार मतदाता सूचियों के संबंध में देश में एक व्यापक सहमति बनाई जा सकती है। ऐसा करने से आयोग पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दूसरा सुझाव है कि एसआईआर के पूर्व डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोग मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट खोजने का काम करे। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों में आधार लिंक करना अनिवार्य कर दे, जिससे भविष्य में डुप्लीकेट खोजना आसान हो जाए। आधार लिंक हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में डालना असंभव हो जाएगा। तीसरा सुझाव है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की डेटाबेस का रीड ओनली एक्सेस सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को दे, जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतदाता सूचियों की शुद्धता की जांच कर सकें और स्वयं को संतुष्ट कर सकें। साथ ही अगर कोई त्रुटियां हों तो वे आयोग के ध्यान में भी ला सकें। चौथा सुझाव है कि मतदाता सूची के डेटाबेस में होने वाले किसी भी संशोधन की पूरी ऑडिट ट्रेल रखी जाए और मतदाता सूचियों का प्रतिवर्ष फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इससे प्रक्रिया संबंधी कमियां उजागर होंगी और प्रक्रिया में सुधार का अवसर आयोग को मिलेगा। इस प्रकार किए गए फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी संसद और विधानसभाओं के पटल पर रखकर सार्वजनिक की जाना चाहिए। जब तक इन सुझावों पर विचार करके सभी स्टेक होल्डरों में विश्वास जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक केवल एसआईआर करने मात्र से न तो मतदाता सूचियां शुद्ध होंगी और न ही भारत का प्रजातंत्र मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।